So finally this is the third lecture of electricity of class 10. थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे पेज नंबर 203 सिंबल्स ऑफ सम कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन सर्किट डायग्राम। पहले हमने जो सर्किट डायग्राम बनाया था, जैसे ये एक रेजिस्टेंस हो गया था, फिर उसके बाद आया था एक बैटरी, तो इसको एक एलिमेंट बोलते हैं। रेजिस्टेंस आर, इसको फिर एक एलिमेंट बोलेंगे। ऐसे करके जितने भी एलिमेंट्स होंगे किसी भी एक सर्किट में, तो सभी को हम कुछ एक लिस्ट में हमको दिया है बुक्स में, सिंबल्स कुछ यूज़ करना पड़ेगा ताकि इजी हो जाए, क्योंकि एक बल्ब को ड्रॉ करना आसान नहीं है और किसी भी जो बैटरी है उसे भी ड्रॉ करना आसान है। इसलिए कुछ रिप्रेजेंटेशन है, हम वो देखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एक सर्किट को ड्रॉ करने के लिए। तो पहले है इलेक्ट्रिक सेल, मतलब बैटरी। कैसे डिनोट करते हैं? पहले हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर एक छोटा लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद ये इसका जो लंबा वाला जो है इसके पॉजिटिव साइड बोलते हैं और नेगेटिव साइड, दैट इज ये पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल हाई होता है और नेगेटिव का लो होता है। फिर दूसरा है बैटरी और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। 1 2 3 4 5 ऐसे जितने भी लगाओगे सभी को एक साथ मिलकर बैटरी बोलते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोलते हैं। फिर तीसरा पॉइंट है प्लग के और स्विच। स्विच बोर्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इसको बोलेंगे ओपन स्विच। प्लग के और स्विच क्लोज्ड, जब क्लोज्ड होगा तब इसको ऐसे डिनोट करेंगे। उसके बाद ए वायर जॉइंट, किसी भी दो वायर है, सपोज ये एक वायर है और ये एक वायर है, जब जॉइन करता है तो इसे ऐसे डिनोट करते हैं। जिस जिस पॉइंट में जॉइंट होगा, सपोज और एक जॉइंट है, वो पॉइंट को ऐसे डिनोट करेंगे हम। फिर है वायर्स क्लोजिंग विदाउट जॉइनिंग। वायर्स क्लोजिंग विदाउट जॉइनिंग मतलब एक वायर ऐसे है और एक वायर मुझे इस वायर के ऊपर से ले जाना है। जैसे तुम बाहर जाओगे अपने घर के तो देखोगे लैंप पोस्ट जो है, ट्रांसमिशन लाइन जो है, उसमें क्या होता है, सारे जो वायर्स होते हैं एक के ऊपर एक ऐसे रहते हैं, ठीक है, कुछ वैसे टाइप का है, एक के ऊपर और एक, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिक बल्ब। एक बल्ब को ऐसे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये तो इजी है, बस ऐसे। ओके, नेक्स्ट ए रेजिस्टर और रेजिस्टेंस आर। रेजिस्टेंस, हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस को हम ऐसे जिगजैग लाइन से ड्रॉ करते हैं। और वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस मीन्स किसी एक रेजिस्टेंस जिसका वैल्यू चेंज होता है, फिक्स्ड नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, तो उसको हम डिनोट करेंगे। रेजिस्टेंस ड्रॉ करेंगे फर्स्ट, उसके बाद ऐसे, और यू में ड्रॉ लाइक दिस, ये इजी है। फिर एमीटर। एमीटर हमने पहले पढ़ा था, करंट का मेजर करते हैं। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करते हैं, ये करंट मेजर करते हैं। तो एक एमीटर का रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, ए पॉजिटिव टर्मिनल भी होगा, नेगेटिव टर्मिनल भी होगा, ऐसे वोल्टमीटर का। तो ये था रिप्रेजेंटेशंस और यू में से सिंबल्स ऑफ कॉमनली यूज्ड कंपोनेंट्स इन द सर्किट डायग्राम। किसी भी एक सर्किट ड्रॉ करोगे तो इन चीजों का जरूरत बिल्कुल पड़ेगा आपको। सो नेक्स्ट हम देखेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ओम्स लॉ में पहले हमें क्या बोला, इज देयर ए रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए कंडक्टर एंड द करंट थ्रू इट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस एंड जो करंट होता है किसी भी कंडक्टर में, तो उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है या नहीं, उसे क्वेश्चन किया गया है। यस, जरूर होता है, हम आगे जाके ये देखेंगे। ओके, एंड द रिलेशनशिप इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कंडक्टर होता है वो उसमें जो करंट फ्लो होता है उसके प्रोपोर्शनल है। जितना भी एक्टिविटी है, एक्टिविटी 12.1 ऐसे करके बहुत सारा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चंस आते हैं सीबीएसई में भी, सेबा में भी। हालांकि सीबीएसई में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इनमें से, लेकिन सेबा में भी क्वेश्चंस आते हैं। हम बाद में एक सीरीज बनाएंगे इसी चैप्टर के एंड में, जिसमें सारा एक्टिविटी हम सॉल्व करेंगे, उसको समझेंगे, तो इसे हम बाद में देखेंगे। अब हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या बोलता है?
उसे हम देखेंगे। सो ओम्स लॉ का डेफिनेशन ये है, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द करंट I फ्लोस थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। मान लेते हैं ये कंडक्टर है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, इसका ये पॉइंट है VA, इसका है VB, मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल है VA, इसका VB। इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA माइनस VB, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब किसी भी एक टेम्परेचर में, उस टेम्परेचर में जितना करंट कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से फ्लो होगा वो जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के बीच में अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, मतलब V जितना बढ़ाओगे I उतना बढ़ेगा, B जितना घटाओगे I उतना घटेगा। सो हम जानते हैं अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हम हटाएंगे और इक्वल सिंबल लाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। क्या? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। इसमें आता है R और पहले था I, दैट इज V is equal to IR, where R is called proportionality constant known as resistance। अब टर्म आ गया रेजिस्टेंस। अब हम रेजिस्टेंस को और डिस्कस करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट किया, ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक एक्सपेरिमेंट किया साइंटिस्ट लोगों ने सभी, उसमें से ओम्स लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ है वो है, अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसमें y एक्सिस की तरफ हम लेंगे V, x एक्सिस की तरफ हम लेंगे करंट I, तो एट एवरी मतलब किसी एक करंट का वैल्यू जब I मान लेते हैं हम 0.1 है एम्पियर, तो उस समय V का वैल्यू होगा 0.4 एम्पियर, फिर लेते हैं 0.2, 0.8, ऐसे ऐसे वैल्यू है। तो जब 0.1 है तो तब V का वैल्यू होता है 0.4, ऐसे ऐसे जब करेंगे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है हमको जब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। सो यही है ओम्स लॉ का कंडीशन। अगर किसी भी एक सर्किट में और किसी भी एक एक्सपेरिमेंट में ओम्स लॉ का ओम्स लॉ फॉलो कर रहे हैं या नहीं, उसके लिए हम उसका V और I का वैल्यू पुट करके ग्राफ बनाएंगे। अगर वो स्ट्रेट लाइन आता है तो वो ओम्स लॉ को बिल्कुल फॉलो करेगा। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता है। अब हम मान लेते हैं ये जो रेजिस्टेंस का जो V और I का जो ग्राफ है, इसको हम मान लेते हैं x एक्सिस की तरफ, दैट इज I से थीटा एंगल में है। अगर ये V है तो हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये भी V होगा और ये है 90 डिग्री। सो फ्रॉम दिस ट्रायंगल व्हाट कैन वी से? tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर, दैट इज V, और नीचे क्या आ जाएगा? बेस I। ओके, और V बाई I को क्या बोलते हैं? यहां से हम देखेंगे V बाई I इज इक्वल टू R, तो यहां भी हम लिख सकते हैं R, दैट इज tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू R। सो फ्रॉम दिस व्हाट वी कैन से? रेजिस्टेंस इज द स्लोप ऑफ अ VI ग्राफ। अगर VI ग्राफ दिया है तो इसका जो स्लोप होगा थीटा, जो स्लोप होगा वो क्या देता है हमको? रेजिस्टेंस देता है, दैट इज रेजिस्टेंस इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन है, हम वो देखेंगे। क्वेश्चन सही है, इसमें है V, इसमें है I, मतलब y एक्सिस में जा रहा है हमारा V का वैल्यू और x एक्सिस में जा रहा है हमारा I का वैल्यू। अब थीटा 1 एंगल में है रेजिस्टेंस R1, मतलब कंडक्टर 1 का ये ग्राफ है, और ये है रेजिस्टेंस R2 एट थीटा 2 और टेम्परेचर T2 है, T1 है।
तो हमको एक चीज याद रखना है, θ1 और θ2 इसमें से क्या बड़ा है? θ2 इज ग्रेटर देन θ1, and in case of tan theta or sin theta, tan theta is equal to theta. We can write like this because इसका वैल्यू लगभग सेम आता है, इसलिए we can say tan theta is like theta. तो θ2 is greater than θ1 मतलब tan of θ2 is also greater than tan θ1. tan θ2 क्या होगा? R2 को डिफाइन करेगा because R is equal to tan theta. Then R2 is greater than R1. From this we can also say that T2 is greater than T1. So यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं कि टेम्परेचर भी रेजिस्टेंस के साथ एक रिलेशनशिप में है, और वो रिलेशनशिप है टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. ओके, और ये जो V बाई आई है इस इज इक्वल टू R, ये तो कांस्टेंट होगा. क्यों? क्योंकि 0.1 एंड 0.4 R इज इक्वल टू V बाई आई. सो 0.4 डिवाइड बाई 0.1 क्या करोगे? 0.4 निकलेंगे. उसके बाद 0.8 बाई 0.2 क्या होगा? 0.4 होगा. ऐसे सब देखो 0.4 ही आएगा, तो कांस्टेंट है. दैट इज रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट. आई होप ये बात समझ में आ गया हो आपका.